हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये है पार्ट 2 ऑफ द एम सीआरई एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो जाके देख सकते हो। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ इस सीरीज़ का तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन योर स्क्रीन इज, फॉलोइंग आर द एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स इन स्पोर्ट्स इंजरीज एक्सेप्ट sports equipment used, sports environmental conditions, C type of sporting activity and D physical characteristic of an athlete। so इसमें आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि A, B और C ये तीनों एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एंड D जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है एथलीट का, वो उसका खुद का इंट्रिंसिक कैरेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दैट इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द रेस्ट 3 आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द हाईएस्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शुड बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स सीजन? पोस्ट सीजन, प्री सीजन, इन सीजन एंड ऑफ सीजन। तो सबसे ज़्यादा एथलीट को जो ट्रेनिंग है वो कौन से वाले सीजन में करने की ज़रूरत है? सो द आंसर इज डी, यानी कि ऑफ सीजन में एथलीट को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हमें करवानी चाहिए। इसको हम बेस ट्रेनिंग भी कहते हैं, और यहाँ पे हम लॉन्ग ड्यूरेशन और लो इंटेंसिटी की यूजुअली एक्सरसाइज कराते हैं अपने एथलीट को रिहैबिलिटेट करने के लिए भी, या फिर उसको कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। Now the third question is, a collegiate basketball physical training specialist would like to know which of his players has the most muscular power। यानी कि बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं और मतलब फिजिकल थेरेपिस्ट को या फिर ट्रेनर को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मसल पावर किस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड टेस्ट फॉर मॉनिटरिंग अ बास्केटबॉल प्लेयर्स मस्कुलर पावर? वर्टिकल जंप टेस्ट, 1 RM बेंच प्रेस, 100 मीटर स्प्रिंट एंड 15 RM स्क्वाट। अब देखो, हम बास्केटबॉल प्लेयर की बात कर रहे हैं तो उनका वर्टिकल जंप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उनको अपनी बॉल को बास्केट में डालना होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्टिकल जंप टेस्ट। तो इससे क्या होता है कि जो एथलीट है उसकी जो एक्सप्लोसिव पावर होती है या फिर जो उसका मस्कुलेचर की पावर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो बास्केटबॉल प्लेयर्स के जो आइडियल टेस्ट है दैट वुड बी अ वर्टिकल जंप हाइट टेस्ट। Next question is, a therapist examines a patient diagnosed with an Achilles tendon injury. Which clinical finding is not indicative of a ruptured Achilles tendon? तो सीधा सीधा ये पूछा है कि इनमें से हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा। A negative Thompson test, B absent Achilles reflex, C lack of toe off during gait and D a palpable defect in the muscular tendinous unit। तो obviously अगर टेंडन जो है एथलीट का या किसी भी पेशेंट का अगर रप्चर है तो जो आपका थॉम्सन टेस्ट है वो नेगेटिव नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि जो आपका थॉम्सन टेस्ट है दैट विल बी पॉजिटिव। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर ना आप ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी दे सकते हो अगर आपको उसके बारे में पता भी नहीं है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में भी। नेक्स्ट इज, अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एग्जामिन्स जॉइंट प्ले मूवमेंट बाय प्लेसिंग द जॉइंट इन इट्स रेस्टिंग पोजीशन। द पोजीशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब जॉइंट प्ले के लिए हमने रेस्टिंग पोजीशन में रखते हैं अपने जॉइंट को, ये तो हमें पता है, बट रेस्टिंग पोजीशन की यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ली गई है कि रेस्टिंग पोजीशन आखिरकार है क्या। ए, मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसिस एंड द जॉइंट कैप्सूल, बी मिनिमम कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द आर्टिकुलर कैप्सूल एंड द आर्टिकुलर सर्फेस एंड द जॉइंट कैप्सूल, सी पैसिव सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेस इज लिमिटेड एंड डी पैरेलल टू द जॉइंट ट्रीटमेंट प्लेन। तो यहाँ पे जो रेस्टिंग पोजीशन है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज minimum congruency between the articular surfaces and the joint capsule। Now next question is, a physical therapist examines a patient diagnosed with an acute posterior cruciate sprain, यानी कि PCL injury है। The mechanism of posterior cruciate ligament injury is, अब PCL जो कि हमारा नी में एक लिगामेंट होता है, ACL and PCL, these are very important ligaments in the knee joint। तो ये इंजरी हमें कब होगी, इसका mechanism of injury पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। So a forceful landing on the anterior tibia with the knee hyperflexed, B an anteriorly directed force applied to the tibia when the foot is fixed,
C. A valgus force applied to the knee when the foot is fixed, and hyperextension, medial rotation of the leg with lateral rotation of the body. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोर्सफुल लैंडिंग होगी ऑन द एंटीरियर टिबिया व्हेन द नी इज हाइपरफ्लेक्स्ड। क्योंकि इस पोजीशन में क्या होगा कि जब आपका टिबिया होगा वो पोस्टीरियरली चला जाएगा ओवर द एंकल जॉइंट, यानी कि ऑन दी फीमर, तो उसकी वजह से जो आपका पीसीएल लिगामेंट है उसका रप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगा वो यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अडेप्टेशंस टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सेप्ट। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से कौन कौन सी अडेप्टेशन होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। ए, मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी बिकम्स ऑब्वियस, तो हाइपरट्रॉफी तो देखो होती ही है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द मसल इंक्रीजेस, ऑब्वियसली अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही। इट एनहांसेस मैक्सिमम एरोबिक पावर, तो एरोबिक पावर नहीं बढ़ती क्योंकि वो बढ़ती है जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड डी इज मसल मास इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ही है कि आपका जो मसल मास है वो भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे क्या चीज़ नहीं बढ़ेगी, उसकी एरोबिक कैपेसिटी, क्योंकि एरोबिक कैपेसिटी के लिए द एथलीट हैड टू गो अंडर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, तो वो हम नहीं करवा रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next is following detraining endurance athlete first notice a decline in maximum A strength, B oxygen consumption, C power and D heart size. So यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की जैसे ही जो एथलीट है वो डी ट्रेनिंग पे जाएगा तो जिसका ऑक्सीजन कंजप्शन का लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसको ये फील होगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ डी ट्रेनिंग। Now the ninth question is following are the purpose of giving post event warm down except A. Removing lactic acid and other products of metabolism from the muscles. B. To reduce stiffness and tightness following the event of the day. C. To allow the athlete to settle down physically and psychologically after the excitement of event. And D. All of the above. सो देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई एक्सरसाइज ट्रेनिंग सेशन या फिर कोई भी इवेंट जो जिसमें एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं वो खत्म होता है तो हम एक वार्म डाउन सेशन देते हैं एथलीट को, तो उसमें जो ये तीनों आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि जो मेटाबोलाइट्स है वो चले जाएंगे, वो थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, एंड जो स्टिफनेस है टाइटनेस है वो भी थोड़ी काम डाउन हो जाएगी। तो ये तीनों ही चीज़ें हमें करवानी होती हैं, ये वार्म डाउन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसीलिए वार्म डाउन कराया जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर डी कि ये तीनों ही इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए ये वार्म डाउन जो है ये कराया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज द इंडिविजुअल इंप्रूव्स इन द एक्सरसाइज टास्क यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड मे नॉट इन अदर टास्क। दिस स्टेटमेंट फॉलोज विच ट्रेनिंग प्रिंसिपल? ए ओवरलोड प्रिंसिपल, बी स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, सी रिवर्सिबिलिटी एंड डी ओवरफ्लो प्रिंसिपल। तो आपको इस लाइन से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करी गई है और ये चारों ही प्रिंसिपल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के प्रिंसिपल होते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है कि आप जिस तरीके की एक्सरसाइज दोगे उस तरीके के इफेक्ट आपकी एथलीट पे या पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे, तो यानी कि आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे रहे हो और उसकी वजह से स्पेसिफिक इफेक्ट पेशेंट के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की बात करी जा रही है? स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करी जा रही है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और इसके थर्ड पार्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।